दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी दिनांक 22 फरवरी 2024 के लिए बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों इस बार के बोर्ड परीक्षा में सेम प्रश्न पत्र आएगा। अगर आप 70 में 70 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ विषय कोड है और ये संकेतांक है। वर्ष 2024, विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। यहाँ हम निर्देश पढ़कर समय नहीं गंवाएंगे, सीधे सीधे आपको बता दें कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड अ और ब। खंड अ में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसका उत्तर OMR पत्रक में गोल बनाकर देना है, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिसका उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहले हम खंड अ को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा कृति के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा इस कृति के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी, तो दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, लेखक अज्ञेय जी हैं। 2 प्रश्न हो गया। प्रश्न 3, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको अपना स्वयं का आकलन करना है कि आपने अभी तक कितना तैयारी किया है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, यानी इनमें से कौन व्यक्ति आलोचना के क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कौन सा लेखक पूर्व भारतेंदु युग का है। तो दोस्तों यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। 5वां प्रश्न, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। कुटज, तो दोस्तों याद रखिएगा कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 6, प्रकृति का सुकुमार कवि माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 7वां प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक, दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ और प्रकाशनकर्ता अज्ञेय जी हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछता है कि साकेत कृति के रचनाकार कौन हैं। साकेत, तो दोस्तों साकेत द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रयोगवादी कवि आपके गिरजा कुमार माथुर जी हैं। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, त्रिधारा काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। त्रिधारा, तो दोस्तों त्रिधारा काव्य ग्रंथ के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब 11 नंबर का प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इस तरह रस के कुल 4 अंग होते हैं। तो ऑप्शन भी सही है। 12 नंबर का प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला, मन चंचल है। दोस्तों यहाँ पर आपका जहाँ सरिस सम इत्यादि शब्द मिल जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए पीपर पात सरिस है। रोला किस प्रकार का छंद है। तो दोस्तों रोला सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होता है।
24 24 मात्रा, इसलिए रोला सममात्रिक छंद हो गया। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? देखिए, मूल शब्द है गम और इसमें जो उपसर्ग लगा है वह है दुर, मिलकर हुआ है दुर्गम। अब 15 नंबर का प्रश्न, महत्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, यहाँ त्व प्रत्यय है, कौन सा? तो ऑप्शन ए सही होता है। 16 नंबर का प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? दशानन 10 मुखों वाला अर्थात रावण। तो जहाँ पर दोस्तों दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। 17 नंबर का प्रश्न, आँख का तत्सम रूप होगा नेत्र नयन अक्ष अक्षी। तो दोस्तों आँख का तत्सम रूप अक्षी होता है, याद रखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि अभ्युदय में कौन सा संधि है? तो दोस्तों अभि धन उदय मिलकर अभ्युदय हो गया है, इसमें आपका यड़ संधि है। 19 नंबर, फलात शब्द का विभक्ति एवं वचन है। फलात, तो दोस्तों फलात पंचमी विभक्ति एक वचन है, फल रूप का, फल शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है फलात। अब अहसत धातु का पुरुष एवं वचन होगा। तो दोस्तों अहसत प्रथम पुरुष एक वचन है, हस धातु। तो इस तरह से यह 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में से आएंगे। अब हम वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, तीनों प्रश्न। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों यह पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर बिल्कुल साधारण लिखेंगे। इस प्रकार के उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम ईर्ष्या न गई तू मेरे मन से है और लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों यही आपको सबसे बड़ा कठिन लगता है। तो इसमें है कुछ नहीं, आप इसी रेखांकित अंश को पढ़ेंगे और इसी बात को थोड़ा बदल कर अपनी भाषा में लिख देंगे। जैसे देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या का निंदा से बहुत बड़ा संबंध है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है और जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है वह व्यक्ति एक बुरे किस्म का निंदक भी बन जाता है और हमेशा ईर्ष्या से ग्रस्त होकर दूसरों की निंदा करता है। निंदा करना ही वह अपना सर्वोच्च कार्य समझता है। ऐसे लिख दीजिए, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा अपनी भाषा शैली में। बस रेखांकित अंश को पढ़ना है और उसी को उसी तरह से फिर लिख देना है। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों होता है? देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय इसलिए होता है क्योंकि वह सोचता है कि निंदा करके वह दूसरों की नज़र में गिरा देगा। निंदा करके दूसरों की नज़र में गिरा देगा और खुद को ऊंचा सर्वोच्च साबित करेगा। ऐसा लिख दीजिए अपने समझ के अनुसार। बिल्कुल यहाँ से नंबर नहीं कटने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अथवा करके है, दोनों में से कोई एक करना है। हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं
और कवियों ने कविताएं रची है। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी बिरहड़ी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने का एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया। इस लंबी विकास यात्रा को श्री महामती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। तो प्रयुक्त पद गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों, याद आ गया होगा आपको कि पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी और लेखक हैं जयप्रकाश भारती। तो पहले का उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी है तथा लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, बस इसी को पढ़ना है कि हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। तो आप इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि संसार में प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी बात में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ बनाई हैं और कवियों ने अनेक कविताएं लिखी है। किसी ने चंद्रमा को रात का पति मान लिया है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। इस तरह चंद्रमा के बारे में अनेक कहानियाँ और कविताएं लिखी गई हैं। ऐसा लिख दीजिए, हो गया। इसके बाद मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो देखिए, बालक को शांत करने का एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। तो आप लिखेंगे मचलते और हट करते बालक को शांत करने का एकमात्र उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पद्यांश हैं, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समझाई, सच बूझती साँच नहासी, कोहे जनक कौन है जननी कौन नारी को वासी, कैसे बरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी, पावोगे पुनि कियो आपनो जोरे करोगे गांसी, सुनत मौन हवे रहो बावरी सूर सबे मति नासी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह पद्यांश पद नामक पाठ से है और कवि सूरदास जी हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम पद है और कवि सूरदास जी हैं। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम मान लीजिए ये दोनों पंक्तियां रेखांकित है, रेखांकित छूट गया है तो इसका व्याख्या करना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निराकार ब्रह्म के पिता कौन हैं, उनकी माता कौन है, उनकी स्त्री कौन है और दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, वेश कैसा है, उन्हें किस रस में आनंद आता है। ये व्याख्या हो गया। गोपियों की बातें सुनकर उद्धव की क्या दशा हुई। तो सुनत मौन हवे रहे बावरो सूर सबे मति नासी। गोपियों की बातें को सुनकर उद्धव मौन हो जाते हैं, मौन होकर बावले हो जाते हैं, सबे मति नासी, मानो उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। ऐसे उत्तर हो गया। अथवा करके देखिए दोस्तों, दिया है जप माला छापा तिलक सरे नये को कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम भक्ति है और कवि का नाम बिहारी लाल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में बिहारी जी कहते हैं माला जपने से, तिलक लगाने से एक भी काम पूरा नहीं होता। जिसका मन कच्चा है, ईश्वर की भक्ति से दूर हो भागता है, उसके लिए सब कार्य व्यर्थ है। सांचे राचे रामू, क्योंकि रामू यानी प्रभु तो
सच्चे भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ देखिए, साँचे राचे रामू। तो यहाँ पर राचे रामू, यहाँ पर कौन सा अलंकार दिख गया आपको? अनुप्रास अलंकार। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा का क, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ के लिए है और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो दोस्तों, आरक्षक श्रीमानयम अस्ति चंद्रशेखर, तो आप समझ गए होंगे यह किस पाठ से है? देशभक्त चंद्रशेखर। और दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद आप ऐसे करेंगे, आपको पाठ का नाम मालूम हो गया तो आप संदर्भ लिख ही देंगे। संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार, संदर्भ डाल के कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम देशभक्त चंद्रशेखर है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि सिपाही श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसी ने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखकर, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर शांति से आज़ाद। न्यायाधीश तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्रता। न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश यह स्वतंत्रता के लिए कितना उतावला है, यह बहुत दृष्ट और उदंड नवयुवक है। मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर कोई चिंता नहीं। ऐसे हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा। अथवा करके है दोस्तों, भारतीय संस्कृति हेतु सर्वेषां मतवालंबनी संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता। तो संदर्भ आपको याद आया, यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद करेंगे। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थल है। समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हो गए। यह संस्कृति समानता की संस्कृति है। इसके विकास में विभिन्न जातियां और संप्रदायों के विश्वास योगदान दिखाई देते हैं। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। हो गया दोस्तों। इसके बाद ख में है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क में संस्कृत गद्यांश था, ख में संस्कृत पद्यांश है। इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला देखिए, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडितः। यह किस पाठ से है दोस्तों? प्रबुद्धो ग्रामीणः। तो लिखेंगे आप इसका संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। बिना पैरों का है दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होकर भी पंडित नहीं होता। बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है, और जो जानता है वही पंडित है। इसके बाद अथवा करके है दोस्तों, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यह दोस्तों इसका संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम बता दें। यह जीवन सूत्राणी पाठ से है। संदर्भ आप लिख ही लेंगे। हिंदी अनुवाद देखिए। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न खंड काव्य से आता है। हर जिले का देखिए अलग अलग अपना अपना खंड काव्य है। आप पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, और इसकी तैयारी के लिए आपको बस क्या करना है, आपके ज़िले का जो भी खंड काव्य होगा, खंड काव्य के प्रमुख पात्र, नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। यह जरूर पूछा जाएगा। जैसे हमारे ज़िले में खंड काव्य ज्योति जवाहर है, तो यहाँ पर एक प्रश्न, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह आपका जो खंड काव्य होगा
उसके नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा, अथवा करके यह प्रश्न जरूर दिखेगा। अब पांचवा का क दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। ख में दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। क में लेखक का जीवन परिचय रचना लिखना था और ख में कवि का। तो जैसे तुलसीदास, पंत, महादेवी वर्मा, किसी का भी जीवन परिचय लिखकर एक रचना का नाम लिख दीजिए। इसके बाद छठा का क देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक 2 लाइन का आपको संस्कृत में श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यह सभी लोग तैयार कर ही लिए होंगे। ख में देखिए, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कुत्र स्थिता अस्ति? तो दोस्तों वाराणसी कहाँ स्थित है? वाराणसी गंगा कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। ग्रामीणान कह उपाहसत? ग्रामीणान नागरिकः उपाहसत, ग्रामीणों का नागरिक मजाक उड़ा रहा था। अस्माकं संस्कृते कः नियमः? हमारी संस्कृति का क्या नियम है? पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतिः नियमः, यानी पहले कर्म बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। 7वां देखिए प्रश्न, हिंदी के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु कॉलेज के प्रबंधक को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है, अथवा जन्म दिवस पर सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन करना है। 8वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे विज्ञान के वरदान, मेरी प्रिय पुस्तक, जनसंख्या नियंत्रण। जो आपको पसंद लगे अपनी रुचि अनुसार अपनी भाषा शैली में बेहतर ढंग से आप निबंध लिख देंगे। दोस्तों तैयारी करते रहिए। ऐलान जंग हो चुका है 22 फरवरी 2024। आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।